Good morning. Uh, Today is my second lecture. In first class, in first lecture, I discussed about basic concept of economics, like is what mean by economics, what are various challenges, problem, importance, significance of economics. Those basic concept discussed in block one, and today I will discuss block two. The title of block two is demand, supply, and Hello, relation. sir. Good morning. Good morning. Sir, can you please explain in Hindi? Yes, Hindi? हिंदी Yes, sir. ठीक है ठीक है एक्चुअली मैं कुछ हिंदी में कुछ टर्म एक्सप्लेन कर दूंगा ठीक है ठीक है, ये आप मिक्स भी कर सकते हो, सर। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है क्योंकि मैं तो अकेला ही हूँ, सर, एमबीए में, अच्छा इसलिए। ठीक है अरे बंगाली ये सर, बंगाली। ओके ओके तो मैं कुछ बंगाली में भी ऐड कर दूंगा ओके, सर। ठीक है आई थिंक देन यू कैन इजीली अंडरस्टैंड यस थैंक यू, तो सर। हाँ ठीक है तो देखिए जो मैं लास्ट क्लास में जो डिस्कस किया था तो इसमें था जो इकोनॉमी के सब्जेक्ट है उसका जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है ठीक है तो मैं डिस्कस किया था तो इकोनॉमिक सब्जेक्ट क्या होता है उसका इम्पोर्टेंस क्या होता है और इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट पार्ट होता है तो वो सब कुछ मैंने फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया था तो आज का जो क्लास है तो आज मैं ब्लॉक टू डिस्कस करूँगा तो ब्लॉक टू में basically in this block 2 you see the title is the demand supply and revenue so ये जो तीन पार्ट जो है डिमांड क्या होता है सप्लाई क्या होता है और रेवेन्यू क्या होता है तो सब कुछ इस ब्लॉक टू में है एंड इन ब्लॉक टू अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर चार यूनिट है तो यूनिट 4 जो होता है तो वो है डिमांड एंड सप्लाई एनालिसिस तो डिमांड एंड सप्लाई क्या होता है तो ये यूनिट 4 में है और यूनिट 5 जो होते हैं कंज्यूमर प्रेफरेंस एंड चॉइसेस सो कंज्यूमर क्या है कंज्यूमर वो लोग होते हैं जो कुछ खरीदना चाहता है वो कंज्यूमर होता है जो कंज्यूमर जब दुकान में जाते हैं तो कैसे खरीदारी करते हैं क्या स्ट्रेटेजी होता है सब कुछ यूनिट 5 में होता है यूनिट 6 जो है वो है डिमांड इलास्टिसिटी सो डिमांड इलास्टिसिटी क्या है और कितना टाइप है तो वो सब यूनिट 6 में आएगा और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है तो वो आएगा यूनिट 7 जो है वो है डिमांड फोरकास्टिंग सो फोरकास्टिंग मतलब फ्यूचर में कैसे होगा डिमांड ये फोरकास्टिंग होता है और रेवेन्यू एनालिसिस रेवेन्यू तो होता है इनकम जो होता है वो रेवेन्यू होता है तो रेवेन्यू एनालिसिस में क्या क्या पार्ट होता है तो क्या देखना चाहिए सब कुछ यूनिट 7 में होगा तो वन बाय वन आई विल स्टार्ट यूनिट तो ये जो नेक्स्ट यूनिट जो है तो यूनिट 4 तो डिमांड एंड सप्लाई एनालिसिस तो फर्स्ट डिमांड एनालिसिस क्या होता है और सप्लाई एनालिसिस क्या होता है तो डिमांड एनालिसिस जो होता है इट एक्सप्लेन बेसिकली व्हाट टाइप ऑफ गुड्स कंज्यूमर विल परचेज मतलब कंज्यूमर क्या चीज खरीदेगा मार्केट से और कैसे खरीदेगा मतलब कौन सा सामान खरीदने से उसको लगता है ही विल अर्न मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन उसको बेनिफिट होगा तो वही डिमांड होता है और डिमांड एनालिसिस जब आता है इसमें दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक चीज कंज्यूमर वांट टू परचेज मतलब कंज्यूमर खरीदना चाहते हैं वो चीज और सेकंड चीज जो होता है कंज्यूमर के पास वो पैसा होना चाहिए टू परचेज द प्रोडक्ट बिकॉज इफ कंज्यूमर डू नॉट हैव मनी अगर कंज्यूमर के पास पैसा नहीं होगा देन ही कैन नॉट परचेज दैट प्रोडक्ट सो डिमांड एनालिसिस जो होता है तो इसमें दो चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है एक चीज होता है तो कंज्यूमर वांट टू परचेज एंड सेकंड चीज होता है कंज्यूमर पास उसको परचेजिंग पावर होना चाहिए परचेजिंग पावर का मतलब होता है मनी और कैश होना चाहिए फॉर परचेजिंग द प्रोडक्ट सप्लाई एनालिसिस जो होते हैं तो सप्लाई जो होता है मतलब सप्लाई इफ आई से इन बंगाली तो सप्लाई का बंगाली टर्म होता है जुगाम होता है वो और डिमांड का होता है चाहिए तो इन सप्लाई एनालिसिस बेसिकली डिस्कस who will purchase the product who will produce the product
and how that person will bring that product in the market. तो supply में basically होते हैं producer, that person who produce the product, जो आदमी होते हैं जो चीज प्रोडक्शन करेगा, एंड वो आदमी वो चीज मार्केट पे लेके भी आ सकता है और किसी और को देके लेके भी आ सकते हैं. इसका मतलब होता है कमोडिटी विल बी प्रोड्यूस, मतलब प्रोडक्शन होना चाहिए, और सेकंड चीज वो प्रोडक्शन मार्केट में भी आना चाहिए, तो वो सप्लाई एनालिसिस का पार्ट होता है. दोनों टोटल डिफरेंट है. जब आप डिमांड एनालिसिस करेंगे तो आपको यू थिंक यू आर ए कंज्यूमर, आप कंज्यूमर का पॉइंट ऑफ व्यू से थिंकिंग करना चाहिए, और सप्लाई एनालिसिस जब होगा तो प्रोड्यूसर का पॉइंट ऑफ व्यू से होना चाहिए. तो लॉ ऑफ डिमांड, एक्चुअली लॉ ऑफ डिमांड जो है वो एक बेसिक थ्योरी है डिमांड का. तो वो क्या होते हैं वो थ्योरी? तो लॉ ऑफ डिमांड देखा तो दो चीज, अगर प्राइस चेंज होगा तो डिमांड का उसके ऊपर रिएक्शन कैसे होगा, अगर प्राइस इंक्रीज होगा तो डिमांड कैसे चेंज होगा, अगर प्राइस रिड्यूस होगा तो डिमांड कैसे चेंज होगा. तो बेसिकली तो लॉ ऑफ डिमांड देखा है रिलेशन वो इनवर्स होगा, ऑपोजिट होगा. इसका मतलब है अगर कुछ चीज का प्राइस ज्यादा होगा तो डिमांड उसका कम होगा. अगर যদি কোনো জিনিসের দাম যদি বাড়ে তাহলে চাহিদা বা ডিমান্ড কমে যাবে, আর দাম যদি কমে চাহিদা বা ডিমান্ড বেড়ে যাবে. আর এই সম্পর্কটা সবসময় তোমার ইনভার্স বা নেগেটিভ হবে. তো এই লটা যখন আলোচনা হবে তখন কিছু জিনিস রয়েছে, সামথিং শুড বি কনস্ট্যান্ট, কিছু জিনিস কনস্ট্যান্ট থাকবে, লাইক এস কনজিউমার ইনকাম, মার্কেট ট্রেন্ড, মার্কেট কন্ডিশন, প্রাইস অফ আদার গুডস, এগুলি সব কনস্ট্যান্ট থাকবে যখন ল অফ ডিমান্ড আলোচনা হবে. সো ল অফ ডিমান্ড ডিসকাস রিলেশন বিটুইন প্রাইস অফ এনি প্রোডাক্ট উইথ দ্য কোয়ান্টিটি ডিমান্ড. এর মানে হচ্ছে প্রাইস যদি চেঞ্জ হয় তাহলে কোয়ান্টিটি ডিমান্ড কিভাবে চেঞ্জ হবে, আর এটা যদি আলোচনা হবে তখন কিছু জিনিস কনস্ট্যান্ট থাকবে, যেরকম কনজিউমার ইনকাম, মার্কেট কন্ডিশন, প্রাইস অফ আদার গুড, এগুলো কনস্ট্যান্ট থাকবে, তখন এই লটা কাজ হবে. তো ল অফ ডিমান্ডটাকে উই ক্যান এক্সপ্লেইন এজ গ্রাফিক্যাল প্রেজেন্টেশন অলসো. এখানে যে গ্রাফ রয়েছে, যে ডায়াগ্রামটা রয়েছে, উপরে রয়েছে টেবিল রয়েছে, এই টেবিলে দেখাচ্ছে যে প্রাইস অফ দ্যাট প্রোডাক্ট, ওই জিনিসের দাম করে দেখাচ্ছে. প্রাইস ইজ শোয়িং like when price is 10 rupees, then quantity purchase, how many quantity units purchased by that person, it is 50. এখানে দেখার বিষয় হচ্ছে we can easily found that when here price is declining continuously, and opposite side you see demand is also increasing. So ये जो होता है it shows the inverse relation, दोनों के बीच जो inverse relation होता है वो शो कर रहा है. And we can explain this in terms of diagram also. So in below we can see the diagram. So a diagram দেখাচ্ছে যে DD means demand curve always downward, and slope হবে negative হবে, slope is negative and also it is downward. So when price is high, quantity demand is low. When price is 10 rupees, quantity demand is 50 units, and when price decline to 80 rupees, quantity demand is 60. Continuously you see that continuously आप देखिए जो प्राइस कम हो रहा है और डिमांड ज्यादा हो रहा है, ये होता है लॉ ऑफ डिमांड. अब बात आती है क्यों होता है, why it happening. So here these are the three important factors. These are the factors why this law happens. जब प्राइस चेंज होता है तो डिमांड भी चेंज होता है, तो ये क्यों होता है? These are the three important factors. First one is the substitution effect. तो substitution effect টা হচ্ছে when price of any product decline, जब कोई चीज का प्राइस कम हो जाता है तब लोगों का एक मेंटालिटी होता है they want to purchase more quantity of that product. So इसको कहते हैं substitute effect. So it means suppose previously that person purchased commodity A and B. So
आप सोचिए, पहले एक आदमी जो कमोडिटी ए भी खरीदता है, बी भी खरीदता है, बट सडनली प्राइस ऑफ कमोडिटी बी डिक्लाइन। तब क्या होता है, दैट पर्सन वो देखता है कि कमोडिटी बी अब बहुत सस्ता हो गया है क्योंकि दाम कम हो गया है। तब वो आदमी कमोडिटी बी ज्यादा खरीदेगा, कमोडिटी ए कम खरीदेगा कि कमोडिटी ए प्राइस फिक्स्ड है, कमोडिटी बी का प्राइस कम हो गया है। तो जिस जिस चीज का प्राइस कम हो जाता है, लोगों का एक टेंडेंसी होता है, दैट पर्सन वांट टू परचेस मोर क्वांटिटी ऑफ दैट प्रोडक्ट, ज्यादा खरीदते हैं वो कमोडिटी को। तो इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूट इफेक्ट। सेकेंड जो होता है इनकम इफेक्ट। सो इनकम इफेक्ट वो होता है a higher price effectively reduce the consumer purchasing power। So income effect, income मेन होता है। तो एक कैसे काम करता है मैं कह रहा हूँ, जब लोगों का इनकम ज्यादा हो जाता है तो लोगों का लोग क्या सोचते हैं, उसका वैल्यू ऑफ मनी वो कम हो जाते हैं। तो वैल्यू ऑफ मनी, सपोज वन पर्सन प्रीवियसली इनकम इज 10,000 रुपीज, तो जब उसकी इनकम पर महीना 10,000 होता है तो 100 रुपये का वैल्यू जितना होता है, अगर उसके इनकम डबल हो जाते, अगर उसके इनकम डबल हो जाते 20,000 होता है, तो 100 रुपये का वैल्यू वो सेम नहीं रहता है, वो कम हो जाता है। तो इसका मतलब है उसका रियल पावर ऑफ मनी उसको कम हो जाते है, उसको कहते हैं इनकम इफेक्ट। थर्ड चीज जो होता है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। एक टर्म होता है, डिमिनिशिंग मतलब होते हैं अब रिड्यूसिंग, कम होता है। मार्जिनल होता है, मार्जिनल मीन्स लास्ट, एडिशनल टर्म होता है। यूटिलिटी मीन्स बेसिकली द सेटिस्फेक्शन। कोई आदमी जब कुछ चीज खरीदेगा, कंज्यूम करेगा, जब कुछ सेटिस्फेक्शन मिलेगा, उसको कहते हैं यूटिलिटी। अब सेटिस्फेक्शन वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, वो नेगेटिव भी हो सकते हैं, दो चीजें हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो एक इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट है, अगर कोई आदमी एक ही सामान, कोई चीज, सपोज टेक एग्जांपल इज ऑरेंज, कोई आदमी अगर ऑरेंज 1 बाय 1 कंज्यूम करेगा तो उसका सेटिस्फेक्शन धीरे धीरे कम हो जाएगा, उसको कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो यहाँ पर एक चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, सेम ही सामान होना चाहिए एंड आपको कंटिन्यूअसली कंज्यूम करेगा। सपोज आप एक कोल्ड ड्रिंक भी ले सकते हैं, अगर suppose I give you the one bottle of cold drinks and you consume, I give one more bottle. So when you continuously consume any product, then satisfaction level also decline. So आप एक कहेंगे जो पहले बोतल जो मैं पिया था तो उसको ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिला था, सेकंड में कुछ कम मिला था, थर्ड में कम मिला था। एक टाइम ऐसे आएगा आप मुझे कहेंगे नहीं मैं और ज्यादा नहीं कंज्यूम कर सकते, तो इसका मतलब है यूटिलिटी जीरो में आ गया। अगर फोर्सफुली आप ज्यादा पिएंगे तो नेगेटिव हो जाता है। तो बेसिकली ये 3 रीजन होता है तो जिसके लिए लॉ ऑफ डिमांड काम करता है। एक होता है सब्स्टिट्यूट इफेक्ट, इनकम इफेक्ट एंड डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो एक तो लॉ ऑफ डिमांड का पार्ट चला गया है, तो अब मैं डिस्कस करूंगा वो होता है डिमांड फंक्शन। सो डिमांड फंक्शन क्या होते हैं, तो डिमांड बेंगलुरु में कहते हैं उसको चाहिए कहते हैं, और इंग्लिश में तो डिमांड ही है। और फंक्शन एक्चुअली मैथमेटिकल टर्म होते हैं, फंक्शनल फॉर्म होता है जहाँ पर 2 वेरिएबल होता है, एक वेरिएबल होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो 2 चीज होता है। तो डिमांड फंक्शन जो होता है वो दिखाता है, इट इज शो मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन डिमांड ऑफ एनी प्रोडक्ट एंड various factor affected demand। तो डिमांड फंक्शन एक मैथमेटिकल फॉर्म होता है, मैं एक इक्वेशन में लिखा था QX। तो QX होते क्वांटिटी डिमांड ऑफ कमोडिटी X। तो X का कमोडिटी डिमांड के बारे में होता है। तो राइट हैंड साइड में देखिए F होते हैं फंक्शन होता है और ब्रैकेट में कुछ वेरिएबल है, उसको कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्यू जो होते हैं देखते हैं क्वांटिटी, जो वो होता है डिपेंडेंट, एंड PX, PR, Y, TE वो जो सब होता है उसको कहते हैं वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसका मतलब है क्वांटिटी डिमांड
क्वांटिटी डिमांड इज डिपेंड्स ऑन सर्टेन फैक्टर्स। तो क्वांटिटी डिमांड कुछ फैक्टर को डिपेंड करता है, वो क्या क्या है? प्राइस, प्राइस ऑफ दैट प्रोडक्ट। अगर कोई सामान का प्राइस चेंज होगा तो क्वांटिटी डिमांड ऑल्सो चेंज होगा। पीआर, पीआर मीन्स प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। तो इसमें जो टर्म होता है, सब्स्टिट्यूट एक है एंड कॉम्प्लीमेंट्स एक है। तो सब्स्टिट्यूट कमोडिटी वो होता है, you can replace one commodity by another very easily. You can replace this. And complementary वो होता है, तो बेसिकली दोनों सामान आप एक साथ खरीदेंगे, उसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ सब्स्टिट्यूट का। आप टी एंड कॉफी ले सकते हैं, टी एंड कॉफी। तो जब टी का प्राइस ज्यादा हो जाता है, लोग कॉफी खरीदते हैं। अगर कॉफी का प्राइस ज्यादा हो जाता है, कम हो जाते हैं, तो जो लोग पहले टी खरीदते हैं वो कॉफी खरीदेगा, बिकॉज बोथ गिव द सिमिलर टाइप्स ऑफ द सेटिस्फेक्शन। इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूट इफेक्ट। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो होता है जो सामान लोग एक्सेप्ट खरीदते हैं, जैसे बुलेट एंड गन, कार एंड पेट्रोल, दोनों एक्सेप्ट चाहिए, बिना पेट्रोल का कार नहीं चलेगा, तो वो सेम होता है। So basically commodity here you can divide into where one is known as a substitute goods and second one is a complementary goods. तो टी एंड कॉफी जो होते हैं वो होते हैं एग्जांपल आप ले सकते हैं सब्स्टिट्यूट गुड का, एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड का एग्जांपल हो जाता है सपोज कार एंड पेट्रोल हो जाते हैं, रिफिल एंड पेन हो जाते हैं, बटर एंड ब्रेड हो जाते हैं, वो कॉम्प्लीमेंट होता है क्योंकि दोनों चीज एक्सेप्ट यूज करना पड़ेगा, देन ओनली गेट द। वाई होता है कंज्यूमर इनकम। सो कंज्यूमर का इनकम जो होता है वो भी क्वांटिटी डिमांड के ऊपर इफेक्ट करेगा। लोगों का इनकम जो ज्यादा होगा तो डिमांड भी ज्यादा होगा, इनकम जब कम होगा तो डिमांड भी कम होगा। सो डायरेक्ट रिलेशन होता है। एंड इसके बाद आता है टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑल्सो। अगर किस सामान का अगर टेस्ट लोगों को अच्छा लगता है तो एंड पीपल वांट टू परचेज दैट प्रोडक्ट मोर, तो आप ज्यादा खरीदेंगे वो चीज अगर टेस्ट आपको अच्छा लगता है। टेस्ट अगर आप सोचेंगे अच्छा नहीं है तो फ्यूचर में आप नहीं खरीदेंगे। एंड लास्ट वाला ये होता है एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस। बेसिकली अगर क्या होता है लोगों का एक थिंकिंग होता है, अगर आने वाला टाइम में इस सामान का प्राइस ज्यादा हो जाएगा तो लोग क्या करेगा, वो सामान आज ज्यादा खरीद लेगा क्योंकि कल वो सामान ज्यादा महंगा हो जाएगा। सो people want to purchase more product and want to store, एक लोगों का टेंडेंसी होता है। तो अगर हम ये सब एक्सेप्ट फंक्शनल फॉर्म में लिखेंगे तो इसको कहते हैं डिमांड फंक्शन। तो डिमांड फंक्शन का में दो ही पार्ट होता है, एक साइड में होता है क्वांटिटी डिमांड होता है एंड और एक साइड में क्या क्या फैक्टर होता है वो क्वांटिटी डिमांड को इफेक्ट करता है, तो वो होता है। बेसिकली टू टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स आते हैं। सो फैक्टर्स जो होते हैं उसको कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड क्वांटिटी जो होते हैं उसको कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। लॉ ऑफ सप्लाई जो होता है तो डिमांड पार्ट यहाँ पर खत्म हो जाता है। सो डिमांड पार्ट में आप बेसिकली देखेंगे लॉ ऑफ डिमांड होता है, डिमांड फंक्शन होते हैं। सो डिमांड डिमांड को क्या क्या फैक्टर इफेक्ट करेगा वो भी होते हैं। लॉ ऑफ सप्लाई, तो सप्लाई पार्ट में अगर आप जाएंगे तो एक्चुअल सप्लाई के पहले भी कहते हैं, तो सप्लाई वो होता है जब प्रोड्यूसर जो होता है फार्मर ले सकते हैं, फाइन फार्मर कल्टीवेट एंड दे कल्टीवेट वेजिटेबल फूड ग्रेन्स आल्सो, एंड वो लोग पहले कुछ कल्टीवेट करेगा एंड इसके बाद वो प्रोडक्ट को मार्केट में लेके आएगा, इसको कहते हैं सप्लाई। और कल्टीवेट करने के बाद कुछ चीज ऐसे भी हो सकते हैं, फार्मर जो होता है घर में रख देगा तो उसको स्टोर कहते हैं। इट इज नॉट सप्लाई। सप्लाई में उसको मार्केट में लेके आना ही पड़ेगा। सो कंज्यूमर एबल टू परचेस, कंज्यूमर वो खरीद सकते हैं, अगर वो मार्केट में आएगा जब भी उसको खरीद सकते हैं। तो लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है, तो लॉ ऑफ सप्लाई जो होता है तो वो देते हैं प्राइस का साथ सप्लाई का क्या रिलेशन है। तो जब प्राइस ज्यादा हो जाता है तो बेसिकली सप्लाई भी ज्यादा हो जाता है, जब प्राइस कम हो जाता है तो सप्लाई भी कम हो जाती है। तो लॉ ऑफ डिमांड में जो जैसे देखा इनवर्स रिलेशन यहाँ पर ऐसा नहीं है।
तो यहाँ पर डायरेक्ट वन वे रिलेशन होता है, जो प्राइस ज्यादा होता है तो सप्लाई भी ज्यादा होता है, तो प्राइस कम हो जाता है तो सप्लाई भी कम हो जाता है। तो बेसिकली जो जो सप्लाई जो होता है, जो प्रोड्यूसर जो होता है वो देखते हैं अगर मार्केट में ज्यादा प्राइस मिल रहा है कोई किसी चीज का, तो वो ज्यादा ज्यादा क्वांटिटी में वो चीज लेके आएगा मार्केट में, क्योंकि उसको जाके उसको लगता है उसको ज्यादा पैसा मिल जाएगा आफ्टर सेलिंग दिस प्रोडक्ट। सो ये होता है एंड बेसिकली शो द डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई। तो अब ये बात अब ये होता है क्यों ऐसे होता है, मतलब जब प्राइस ज्यादा हो जाता है क्यों सप्लाई ज्यादा होता है, तो देयर आर मेनी रीजंस। सो यहाँ पर दो रीजन मैंने दिखाया था, देयर आर टू रीजंस। फर्स्ट वन है प्रॉफिट मोटिव। तो यहाँ पर एक चीज है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन चेंज नहीं हुआ है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज चेंज नॉट चेंज, बट प्राइस ओनली चेंज, प्राइस ओनली इंक्रीज। इसका मतलब होता है मार्केट में प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा होता है, फार्मर अगर सेल करेगा वो चीज तो उसको प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा। ये प्रॉफिट जो है उसको इन्फ्लुएंस करते हैं फार्मर को टू ब्रिंग मोर प्रोडक्ट इन द मार्केट, मार्केट में ज्यादा प्रोडक्ट लेके आने के लिए। তো এখানে কি হচ্ছে যে ফার্মার যারা রয়েছে, যদি ফার্মার দেখতে পারে যে বাজারে জিনিসটার দাম অনেক বেশি, এখন বিক্রি করলে বেশি দাম পাওয়া যাবে, তখন কি করছে ওরা বেশি পরিমাণে প্রোডাকশন করে বেশি পরিমাণে জিনিসটা নিয়ে আসার চেষ্টা করছে বাজারে। তো কারণ ফার্মার নো দ্যাট হি উইল আর্ন মোর প্রফিট। সো প্রফিট মোটিভ ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর ফর দিস ল। মার্কেট এন্ট্রি। তো মার্কেট এন্ট্রি ইজ দ্য সেকেন্ড ইম্পর্টেন্ট রিজন for application of the law of supply। তো এখানে দেখাচ্ছে যে যখন কোনো জিনিসের দাম বেড়ে যায় তখন there are new people who want to produce that product। so कुछ नया लोग भी आ जाते हैं मार्केट में, वो लोग वो सामान को लेके आते हैं मार्केट में, तो अल्टीमेटली नंबर ऑफ सेलर इंक्रीज। सो जब नंबर ऑफ सेलर ज्यादा हो जाता है तो ऑटोमेटिकली सप्लाई भी ज्यादा हो जाता है। So basically these are the two reasons for this law। Here you can see the graphical presentation। आप ये graphical presentation देख सकते हैं इसको। तो इसमें जो SS जो होता है वो है आपका सप्लाई कर्व है। अब देखिए वो सप्लाई कर्व अपवर्ड होता है और पहले जो था डिमांड कर्व डाउनवर्ड होता है, नीचे की तरफ होता है, पर ये जो डिमांड सप्लाई कर्व होता है हमेशा अपवर्ड हो जाता है। तो डिमांड कर्व ऑलवेज डाउनवर्ड एंड सप्लाई कर्व इज ऑलवेज अपवर्ड। तो यहाँ पर देखिए, तो पहले प्राइस कितना था, पहले प्राइस था 10 रुपीज 10 रुपीज, तो क्वांटिटी सप्लाई कितना था 5 किलो। और प्राइस जितना ज्यादा हो रहा है क्वांटिटी सप्लाई भी ज्यादा हो रहा है। तो ये होता है लॉ सप्लाई। तो सप्लाई कर्व कैसा है तो हमें देखा जाए यहाँ पर। तो सप्लाई कर्व जो होता है तो वो अपवर्ड होता है हमेशा, एंड अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट बेसिकली ये होता है। एंड रिलेशन जो होता है दोनों के चीज साथ प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई का पॉजिटिव रिलेशन होता है। एंड नीचे in below I given some points, you just see now one question arises, so whether supply law is applicable everywhere or not। तो सप्लाई लॉ जो होते हैं तो ये क्या हमेशा अप्लाई होते हैं क्या, तो सप्लाई लॉ डज नॉट अप्लाई ऑन सम प्रोडक्ट और सम सिचुएशंस, देयर आर सम एक्सेप्शनल केसेस। लॉ ऑफ सप्लाई हमेशा अप्लाई नहीं होते, कुछ सिचुएशन ऐसे भी है जहाँ पर लॉ ऑफ सप्लाई अप्लाई नहीं होते। फर्स्ट जो होते हैं पेरिशेबल गुड्स। ये पेरिशेबल गुड्स के होते हैं, पेरिशेबल गुड वो सामान होता है जो ज्यादा टाइम रखने से वो खराब हो जाता है, इसको कहते हैं पेरिशेबल गुड्स। अब यू कैन टेक द वेजिटेबल आल्सो। वेजिटेबल जब पेडीलैंड से लेके आते हैं फार्मर, व्हेन ब्रिंग फ्रॉम द पेडीलैंड, उसकी क्वालिटी अच्छा होता है, बट अब 2-3 दिन के बाद उसकी क्वालिटी खराब हो जाती है तो फार्मर को उसको ज्यादा पैसा नहीं मिलता है। तो पेरिशेबल गुड्स में ऐसा नहीं होता है कि आप ऐसा नहीं होता कि आप प्राइस ज्यादा हो जाता है तो यू विल ब्रिंग मोर, ऐसे नहीं होते, क्योंकि पेरिशेबल को ज्यादा आप लेके आएंगे तो खराब भी हो सकता है वो। तो आप ज्यादा लेके आएंगे, आज इफ यू अनएबल टू सेल, so tomorrow
you cannot sell this product at higher price. वेजिटेबल खराब हो जाते हैं तो कम मिलेगा प्राइस. तो पेरिशेबल गुड को पूरे अप्लाई नहीं होगा. अब कुछ पेरिशेबल गुड का प्राइस अगर ज्यादा है तो फार्मर ज्यादा लेके नहीं आएंगे क्योंकि वो खराब हो जाएगा अगर रखने से. तो फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस, तो ये भी एक चीज होता है. तो कभी कभी क्या होता है, फार्मर को ऐसा लगता है ठीक है तो आज प्राइस ज्यादा है तो फ्यूचर में प्राइस कम हो जाएगा. तो इसी तरह अगर ऐसे कुछ सिचुएशन हो जाता है तो कभी कभी क्या करते हैं फार्मर और सेलर जो होते हैं वो ज्यादा लेके नहीं आते. थर्ड जो होते हैं फिक्स्ड एसेट. सो फिक्स्ड एसेट तो क्वांटिटी फिक्स्ड है तो उसको सप्लाई कैसे ज्यादा होगा. सपोज रेयर कलेक्शंस, लैंड, some selected product, अगर उसका सप्लाई एक्चुअली लिमिटेड है, सप्लाई कैन नॉट बी इंक्रीज, तो क्या होता है अगर प्राइस ज्यादा भी होगा तो people cannot bring more in the market. तो कभी-कभी ये भी होता है. तो दिस आर द बेसिकली थ्री रीजंस. पेरिशेबल गुड जो होता है उसको अप्लाई नहीं होता है क्योंकि पेरिशेबल गुड फार्मर कैन नॉट स्टोर. फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ये भी होता है. सपोज क्या होता है इसमें, फार्मर नो दैट और एनी पर्सन नो दैट करेंटली और टुडे प्राइस इज हाई and maybe in near future, suppose that after 2 days 3 days price will be fall. People have such expectations. तो ये लगता है कि आज प्राइस ज्यादा है ठीक है, after few days price will be fall. तो एक तब क्या करते हैं फार्मर, आज जितना ज्यादा सामान होते हैं they he want to sell, but कल वो लेके नहीं आना चाहते क्योंकि कल प्राइस कम हो जाएगा. So these are the basically some situations. Remember when this law cannot be applied. अब देखिए वो सप्लाई फंक्शन के बारे में है. तो जैसे डिमांड फंक्शन होता है ऐसे सप्लाई फंक्शन भी होता है. तो सप्लाई फंक्शन में सप्लाई फंक्शन जो होता है एक्चुअली सेम, इट शोज द फंक्शनल रिलेशन बिटवीन द क्वांटिटी सप्लाई एंड वेरियस फैक्टर अफेक्ट द सप्लाई. तो दो चीज होते हैं देखिए फंक्शनल फॉर्म यहाँ पर लिखा हुआ है. क्यूएस का मतलब होता है क्वांटिटी सप्लाई, एफ होते हैं फंक्शन एंड ब्रैकेट में जो होता है वो वेरियस फैक्टर होता है. वेरियस फैक्टर होता है वो डायरेक्टली अफेक्ट द सप्लाई. पहले होते हैं प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, उस चीज का प्राइस. तो लॉ ऑफ सप्लाई से हम लोग को मालूम हो गया अगर प्राइस ज्यादा होगा तो सप्लाई भी ज्यादा होगा और प्राइस कम होगा तो सप्लाई भी कम होगा. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इनपुट एक एक चीज होता है. तो कभी कभी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा होने से प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाता है. तो प्रॉफिट मार्जिन अगर कम हो जाएगा तो प्रोड्यूसर डिमोटिवेट टू प्रोड्यूस दैट प्रोडक्ट एंड वांट एंड टू ब्रिंग दिस प्रोडक्ट इन द मार्केट. तो ज्यादा नहीं आएगा मार्केट में अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा हो गया. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा होने से प्राइस ज्यादा हो जाएगा और प्राइस ज्यादा होने से डिमांड कम हो जाएगा. तो डिमांड कम होने से फार्मर अनएबल टू सेल दिस प्रोडक्ट इन द मार्केट. टी होता है टेक्नोलॉजी. अगर फार्मर और प्रोड्यूसर एबल टू यूज न्यू टेक्नोलॉजी, अगर न्यू टेक्नोलॉजी को यूज करेगा तो प्रोडक्शन ज्यादा होगा. अगर प्रोडक्शन ज्यादा होगा देन सप्लाई आल्सो विल बी इंक्रीज. प्राइस ऑफ रिलेटेड प्रोडक्ट आल्सो अफेक्ट सप्लाई ऑफ एनी प्रोडक्ट एंड एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस. अगर ये मालूम होगा कि फ्यूचर में प्राइस ज्यादा हो सकता है तो फार्मर ज्यादा प्रोडक्शन करेगा और ब्रिंग मोर प्रोडक्ट इन द. अगर अपोजिट होगा फ्यूचर में प्राइस कम हो जाएगा तो फ्यूचर में प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा और सप्लाई भी कम हो जाएगा. सो दिस इज नोन एज ए सप्लाई फंक्शन यू आइडेंटिफाई. सो इन सप्लाई फंक्शन बेसिकली शोज relation between the quantity supply and price of this quantity supply and various factors which affect supply of the product. यहाँ पर देखिए मैं पहले डिमांड कर्व एनालाइज किया था. सो डिमांड कर्व देखिए डी जो होता है वो डिमांड कर्व होता है. तो एसएस जो होता है वो होता है सप्लाई कर्व होता है. तो डिमांड एंड सप्लाई कर्व जहाँ पर इंटरसेक्शन होता है उसको कहते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस कहते हैं. उसको इक्विलिब्रियम प्राइस. तो दिस इज नोन एज ए मार्केट इक्विलिब्रियम. सो मार्केट इक्विलिब्रियम माने कि इक्विलिब्रियम in Bengali it is called Bharshamya
and market in Bengali it is called bazaar. And basically वो balance होता है, equilibrium is mean the balance. तो market का balance होगा. So market तभी balance होगा जब demand and supply same होगा. आप कह सकते हैं जितना demand है consumer side से वो equal to supply of the product. इसका मतलब market में सामान stock में नहीं रहेगा. जितना आएगा सब sell हो जाएगा. Market is totally fair. So it is known as a market equilibrium. So ऐसे अब आप देखेंगे तो this supply part is also over. So in second unit basically discuss about the that supply part, and in supply part basically study what means the supply. I said previously supply basically means producer जो प्रोडक्शन करते हैं प्लस उस सामान को जो मार्केट में लेके आता है उसको कहते हैं सप्लाई. एंड प्रोडक्शन का जो चीज फार्मर खुद के घर में रख देते हैं स्टोर इन द हाउस उसको कहते हैं स्टॉक. दिस स्टॉक कैन बी कन्वर्टेड इन सप्लाई इन फ्यूचर इफ फार्मर ब्रिंग दिस प्रोडक्ट फ्रॉम द स्टॉक टू द मार्केट. अगर वो स्टॉक से सामान मार्केट में लेके आएगा तो उसको सप्लाई हो जाएगा. और I also discuss about the law of supply. So law of supply basically shows relation between the price of any product and quantity supply. तो यहाँ पर क्या होता है, so relation जो होता है डायरेक्ट पॉजिटिव होता है. अगर प्राइस ज़्यादा होगा तो सप्लाई भी ज़्यादा होगा, अगर प्राइस कम होगा तो सप्लाई भी कम होगा. एंड उसका बहुत सारे रीजन है. तो मोस्ट इम्पोर्टेंट रीजन उसके ये होता है प्रॉफिट एक इम्पोर्टेंट रीजन होता है. इस प्रॉफिट के लिए फार्मर ज्यादा सामान मार्केट में लेके आता है तो उसको कहते हैं लॉ ऑफ सप्लाई. और हम लोग जब ये सब चीज को एक्सेप्ट फंक्शनल फॉर्म में लेके आएंगे, क्वांटिटी सप्लाई कितना हुआ है एंड वेरियस फैक्टर अफेक्ट क्वांटिटी सप्लाई. कौन कौन फैक्टर है जो सप्लाई को अफेक्ट करता है उसको भी लेके आएंगे जिसको कहते हैं सप्लाई फंक्शन कहते हैं उसको. और डिमांड एंड सप्लाई कर्व को हम जब एक ही डायग्राम में ड्रॉ करेंगे तो डिमांड कर्व भी यहाँ पर डाउनवर्ड होगा. सप्लाई कर्व तो यहाँ पर देखिए जो ब्लू कलर का है तो वो अपवर्ड है, हमेशा अपवर्ड होता है बेसिकली. तो कुछ एक्सटर्नल केस में चेंज होते हैं कर्व का शेप, बट बेसिकली डिमांड कर्व ऑलवेज डाउनवर्ड होता है, सप्लाई कर्व ऑलवेज अपवर्ड होता है. तो व्हेयर द इंटरसेक्ट so it is known as the equilibrium point. अगर equilibrium point से देखेंगे you can identify the equilibrium price and equilibrium quantity. So equilibrium price कितना है यहाँ पर 3000 होता है and price कितना है, quantity कितना है 6 यूनिट शो कर रहा है. Next you come consumer preference and choice. So consumer preference होता है बेसिकली एंड चॉइस होते हैं. कंज्यूमर कौन सा सामान खरीदेगा, कौन से सामान को ज्यादा प्रेफर करता है मार्केट में खरीदने में, उसको कहते हैं कंज्यूमर प्रेफरेंस. तो आप यहाँ पर एक चीज देखिए, कंज्यूमर का जो प्रेफरेंस जो होते हैं यहाँ पर दो चीज होना चाहिए. एक चीज कंज्यूमर जो होते हैं वांट टू परचेज दैट प्रोडक्ट, उसको लाइक करते हैं कंज्यूमर वांट टू परचेज दैट प्रोडक्ट एंड कंज्यूमर को लगता है अगर वो सामान खरीदेगा तो उसको ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा. और कंज्यूमर का प्रॉब्लम भी होता है उसको कहते हैं बजट कॉन्स्टेंट. बजट कॉन्स्टेंट क्योंकि कंज्यूमर के पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ बजट होता है तो वो बजट देके कंज्यूमर को ऐसे सामान खरीदना पड़ेगा जिससे उसको ज्यादा सेटिस्फेक्शन और यूटिलिटी मिलेगा. तो ऐसे भी हो सकते हैं कंज्यूमर के पास बहुत सारे ऑप्शन होता है. कंज्यूमर कैन परचेज कमोडिटी ए बी सी डी और वेरियस कॉम्बिनेशन भी होता है. कंज्यूमर सोचते हैं हम कमोडिटी ए जो होते हैं ज्यादा खरीदेंगे, बी को कुछ कम खरीदेंगे, सी भी खरीदेंगे कुछ कम खरीदेंगे. ऐसे मतलब कौन सा कॉम्बिनेशन से हमको ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा ये भी देखना पड़ता है कंज्यूमर को ऑन द बेसिस ऑफ बजट कॉन्स्टेंट. तो एक चीज जो होता है सब कंज्यूमर प्रेफरेंस एंड चॉइस में आता है. तो अब फंडामेंटल इकोनॉमिक प्रिंसिपल, तो कंज्यूमर चॉइस और प्रेफरेंस में क्या कौन से फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्या होता है, फंडामेंटल से कौन सा रोल कंज्यूमर बेसिकली फॉलो करते हैं वो सभी यहाँ पर आता है. फर्स्ट जो होता है कंप्लीटनेस एंड ट्रांजिटिविटी. तो ये क्या होता है, तो कंज्यूमर क्या करते हैं पहले उसको जो सामान जो होते हैं मार्केट में वो खरीदना चाहते हैं. सपोज कंज्यूमर के पास 1000 रुपीज है
1000 रुपीज से वो कुछ सामान खरीदेगा। तो कौन सा सामान खरीदेगा वो, मतलब अगर वो डिपेंड करता है, उसको लगता है कौन सा सामान खरीदने से हमको ज्यादा यूटिलिटी सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो बेसिकली ही प्रिफर ए रैंक। रैंक मतलब सामान ए जो है, कमोडिटी ए जो है, वो मुझे सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगा। सामान बी जो है कुछ कम देगा, सी जो है और भी कम देगा सेटिस्फेक्शन। तो उसको कहते हैं कॉम्प्लीटनेस, रैंक। आपको दिमाग में एक रैंक जैसे हो जाता है, कौन सा सामान हमें कितना सेटिस्फेक्शन दे सकता है। और आप जब उसको लॉजिकली एनालाइज करेंगे, इसको कहते हैं ट्रांजिटिविटी। तो रैंकिंग सिस्टम जो होता है, रैंकिंग सिस्टम को कॉम्प्लीटनेस बेसिकली कहता है। ये परफेक्ट आइडिया कौन सा सामान से कितना सेटिस्फेक्शन आपको मिल सकता है। और ट्रांजिटिविटी वो होता है, इसको कहते हैं जो लॉजिकल एनालिसिस ऑफ दिस थिंग। सेकंड चीज होता है मोर इज बेटर। तो कंज्यूमर्स हमेशा ये सोचते हैं अगर हमको ज्यादा सामान मिल जाता है तो हमको ज्यादा सेटिस्फेक्शन भी मिलेगा, मोर। तो इसलिए जब when producer give any free product, so you see in the market also the producer says 20% free. If you purchase 1 kilo, free is 200 gram. सो कंज्यूमर को लगता है यहाँ पर तो फ्री दे रहे हैं हमें कुछ सामान, तो हमको ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा क्योंकि ज्यादा सामान मिल रहा है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट, साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट कंज्यूमर के अंदर होता है कि ज्यादा सामान मिलने से ज्यादा सेटिस्फेक्शन होता है। एंड प्रोड्यूसर जो होते हैं, प्रोड्यूसर आल्सो नो द साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट इन द माइंड ऑफ द कंज्यूमर। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो ये जो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी होता है, मैंने पहले भी कहा था, कंज्यूमर को ये भी मालूम है कि ज्यादा खरीदने से प्रॉब्लम हो जाता है। ज्यादा खरीदने से और ज्यादा यूज करने से आपको सेटिस्फेक्शन जो होता है वो कम हो जाता है। तो ये भी हो सकता है कि आज कंज्यूमर ज्यादा खरीद रहा है और फ्यूचर में कंज्यूमर वो प्रोडक्ट को कम खरीदेगा, क्योंकि ऑलरेडी वो प्रोडक्ट को कंज्यूमर ने ज्यादा खरीद लिया था और ज्यादा कंज्यूम भी कर लिया था। एंड ऐसे एवं साथ फ्यूचर में इतना ज्यादा नहीं खरीदेगा, ऑलरेडी ही गॉट द टेस्ट ऑफ दैट प्रोडक्ट। बजट कांस्टेंट भी होते हैं। कंज्यूमर जब कुछ सामान खरीदना चाहता है तो उसको हमेशा बजट के ऊपर भी नजर रखना पड़ता है, क्योंकि कितना मनी मेरा पॉकेट में है, तो मुझे बजट ऑन द बेसिस ऑफ बजट मुझे खरीदना पड़ेगा। तो मैं ज्यादा नहीं खरीद सकते क्योंकि मेरे पास बजट का लिमिटेड अमाउंट है। तो बेसिकली इस चीज के कंज्यूमर हमेशा माइंड में रहता है बिफोर परचेजिंग एनी और ड्यूरिंग परचेजिंग एनी प्रोडक्ट। कौन सा सामान मुझे ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगा, कौन सा कॉम्बिनेशन का सामान खरीदेंगे हम। और कभी कभी ज्यादा सामान खरीदने से उसको लगता है कि ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा, और कभी कभी जो बजट जो होते हैं वो भी देखना पड़ेगा। तो ऑन द बेसिस बजट कंज्यूमर विल चूज द प्रोडक्ट। द मैकेनिक्स ऑफ चॉइस। तो यहाँ पर कुछ इकोनॉमिक्स का टर्म है, तो ये शायद नेक्स्ट ब्लॉक में हो सकते हैं वो। यहाँ पर मैं 3 टर्म यूज किया था। देखिए, इंडिफरेंस कर्व, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशंस एंड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, 3 टर्म है। इंडिफरेंस कर्व क्या होता है? इंडिफरेंस कर्व ऐसे होता है कि इट शो दैट कंज्यूमर विल रिसीव similar satisfaction from various combinations of two product। तो ये शो कर रहा है। देखिए आप, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे राइस एंड व्हीट। तो राइस एंड व्हीट आप दो चीज खरीदेंगे, राइस एंड व्हीट। तो कभी कभी क्या होता है, अब राइस ज्यादा खरीदेंगे, व्हीट कम खरीदेंगे। अपोजिट भी हो सकते हैं, आप व्हीट ज्यादा खरीद रहे हैं, राइस कम खरीद रहे हैं। ऐसे भी हो सकते हैं आप राइस एंड व्हीट सेम क्वांटिटी खरीद रहे हैं, पर इंडिफरेंस का हमेशा दिखाएगा कि आपको सेटिस्फेक्शन सेम ही होगा, क्योंकि 2 चीज खरीद रहा है, ठीक है, क्वांटिटी चेंज हो रहा है। समटाइम्स यू परचेस मोर क्वांटिटी ऑफ राइस, लेस क्वांटिटी ऑफ व्हीट। कभी कभी अपोजिट भी होता है, आप व्हीट ज्यादा खरीद रहे हैं, राइस कम खरीद रहे हैं। कभी कभी ये भी हो सकता है कि दोनों सेम खरीद रहे हैं और आपका सेटिस्फेक्शन सेम होता है। When we explain this in terms of diagram, it is known as a indifference.
सो इंडिफरेंस कर्व ऐसे कर्व होता है, वो दिखाते हैं हमेशा कंज्यूमर रिसीव द सेम सेटिस्फेक्शन फ्रॉम वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्रोडक्ट. मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशंस, एक्चुअली ये क्या होता है, मतलब दोनों चीज सेम क्वांटिटी में नहीं खरीद सकते. अगर आप एक चीज ज्यादा खरीदेंगे और एक चीज को आपको छोड़ना पड़ेगा, उसको इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ. जैसे आप मार्केट से सपोज यू वांट टू परचेज ऑरेंज एंड मैंगो. तो ऐसे कंडीशन आ गया है कि आप एक ऑरेंज ज्यादा खरीदेंगे तो आपको एक मैंगो कम खरीदने पड़ेगा, जिसको कहते हैं, इस सिचुएशन को कहते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. मैंने आपको लिखा था वो ऐसे, दिस मेजर्स द exact rate at which a consumer is willing to give up one good in exchange for another. तो मतलब आप एक चीज ज्यादा खरीदेंगे तो और एक चीज को छोड़ना पड़ेगा. सपोज मैं आपको ये कह रहा हूँ, आई विल गिव यू one pen, but in return you give me two pencil. तो इसको कहते हैं, so you can say marginal rate of substitution of one pen equal to two pencil. इसको कहते हैं marginal rate of substitution. Consumer equilibrium, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मतलब कंज्यूमर का बेस्ट पोजीशन होता है, कंज्यूमर सेटिस्फाई है, एंड कंज्यूमर नाउ इन द हाईएस्ट इंडिफरेंस कर्व. इंडिफरेंस कर्व तो सेटिस्फेक्शन देखते हैं. तो हायर इंडिफरेंस कर्व होता है, इंडिफरेंस का जो हाई होता है सेटिस्फेक्शन ज्यादा होता है, अगर लो होता है सेटिस्फेक्शन कम होता है. सो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बेसिकली शो वो दिखाता है कि कंज्यूमर एक बेटर कंडीशन में है एंड ही इज इन द हायर इंडिफरेंस कर्व. सो तीन चीज बेसिकली इंडिफरेंस का कंज्यूमर बिहेवियर में आ जाता है, तीनों टर्म. तो इंडिफरेंस कर्व होते हैं सेम सेटिस्फेक्शन. मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है अगर एक चीज आप ज्यादा खरीदना चाहते हैं और एक चीज को छोड़ना पड़ेगा. एंड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता है कि कंज्यूमर एक बेटर पोजीशन में है एंड कंज्यूमर इज मोर हैप्पी. सो की ड्राइवर्स ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर. कंज्यूमर बिहेवियर कॉन्सेप्ट मतलब कंज्यूमर बिहेवियर जो होता है, what are various factor basically it affect consumer behavior. कंज्यूमर बिहेवियर कौन क्या क्या फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, तो कुछ पॉइंट यहाँ पर है. देखिए, पहले चीज तो आ जाते हैं पर्सनल एंड साइकोलॉजिकल जो फैक्टर आ जाते हैं. तो कंज्यूमर कौन सा चीज खरीदेगा उसका पर्सनल चॉइस भी होता है, कभी कभी साइकोलॉजिकल चॉइस भी होता है. जैसे कोई आदमी का पर्सनल लाइफस्टाइल होता है, उसका साइकोलॉजिकल थिंकिंग होता है, ऑन द बेसिस ऑफ दिस ही वांट टू परचेज एनी प्रोडक्ट. कभी कभी इकोनॉमिक रीजन भी हो जाता है, तो कंज्यूमर के पास ज्यादा मनी होने से वो ज्यादा खरीदेगा, कम होने से कम खरीदेगा. कभी कभी प्रोडक्ट का प्राइस ज्यादा है कि कम है, उसके ऊपर भी डिपेंड करते हैं व्हेदर कंज्यूमर विल परचेज दैट प्रोडक्ट. सोशल एंड कल्चरल फैक्टर आल्सो इफेक्ट करते हैं. कभी यू आल्सो नो दैट बेसिकली आइडेंटिफाइड इट बिफोर एनी फेस्टिवल टाइम जब आता है, लोग कुछ सामान ज्यादा खरीदते हैं और जो फेस्टिवल चले जाते हैं परचेजिंग कम हो जाते हैं. कुछ सोशल नॉर्म्स भी होता है, जैसे रिलीजियस पीपल जो होते हैं, जो यू कैन टेक द रिलीजियस पीपल फ्रॉम हिंदू, मुस्लिम, बुद्धिस्ट, देयर चॉइस ऑफ प्रोडक्ट सेम नहीं होते. क्रिश्चियन दे नॉट चेंज, सम डिफरेंस इज देयर. So you can say that culture, religion, all these things affect also purchasing behavior of the consumer. They be affected. So these are the various you can say factors which affect consumer behavior. तो उसका psychological behavior भी affect करता है, personal choice भी affect करता है, उसके पास कितना मनी है, price of the product भी affect करता है, और social culture, religious जो factor होते हैं ये भी affect करते हैं उसको. Demand elasticity. The elasticity of demand. This is the unit 6. Okay, so in this way, I have completed your previous unit 5, and now I am entering unit 6. So unit 6 basically I discussed first. You see what is demand elasticity, formula, factors, various types, only those things here.
सो डिमांड इलास्टिसिटी क्या होता है वो? मैं सिंपल टर्म में कह रहा हूँ। तो देखिए, जो लो ऑफ डिमांड जो होता है वहाँ से हमको क्या सीखने मिला है? तो लो ऑफ डिमांड से वी नो दैट, हमको ये मालूम आ गया या प्राइस जब चेंज होता है तो क्वांटिटी डिमांड भी चेंज होता है। ठीक है, तो सपोज प्राइस ज्यादा, अगर ज्यादा हो रहा है तो क्वांटिटी डिमांड क्या होगा? कम होगा। तो एक जनरल आइडिया देता है कि रिलेशन जो होता है, सो रिलेशन वो इनवर्स होता है। रिलेशन तो इनवर्स रिलेशन होता है। तो यह एक प्रॉब्लम है लॉ ऑफ डिमांड का, कितना चेंज हो रहा है वो नहीं कह रहा है। वो सिर्फ कह रहा है अगर प्राइस ज्यादा होगा तो डिमांड कम होगा। तो कितना कम होगा? कम कितना होगा? तो लॉ ऑफ डिमांड कैन नॉट एक्सप्लेन दिस थिंग एक्सप्लेन बाय द डिमांड इलास्टिसिटी। तो डिमांड इलास्टिसिटी ये कह सकते हैं कि अगर प्राइस चेंज होगा तो क्वांटिटी डिमांड इतना चेंज होगा। सपोज प्राइस 2% कम हो रहा है, प्राइस 2% कम हो रहा है तो डिमांड ज्यादा होगा। कितना ज्यादा होगा? 5% ज्यादा होगा। दिस इंडिकेट दिस क्वांटिटी हाउ मच चेंजेस विल बी हैपन, इट इज नोन एज द डिमांड इलास्टिसिटी। मैं फॉर्मूला देखेंगे तो इजीली यू कैन आइडेंटिफाई। सो ए जो होता है उसको कहते हैं डिमांड इलास्टिसिटी। देखिए यहाँ पर दो चीज है, जो ऊपर में है जो है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी एंड परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो इसमें क्या हो रहा है? जब प्राइस चेंज होता है तो क्वांटिटी डिमांड भी चेंज होगा। तो कितना चेंज होगा? इट एक्सप्लेन बाय द डिमांड इलास्टिसिटी। सपोज मैं यहाँ पर कह रहा हूँ प्राइस 2% चेंज हो रहा है तो डिमांड कितना परसेंट चेंज हो रहा है? सो सपोज डिमांड इज चेंजिंग 4%, तो अल्टीमेटली वो इक्वल टू 2 हो जाएगा, इक्वल टू 2 हो जाएगा। So this is known as a elasticity of demand. Very simple term to identify. So elasticity demand basically shows when price change, then how much quantity demand will be changed. It indicates the responsiveness, how much response will be there. So যদি প্রাইস যদি চেঞ্জ হয় তাহলে ডিমান্ড কি পরিমাণ চেঞ্জ হবে। সাপোজ প্রাইস 2% বেড়ে গেল তো ডিমান্ড কমে যাবে। ডিমান্ড কত পার্সেন্ট কমবে? ডিমান্ড 3% কমে গেল। তো যখন আমাদের এটা বসাবো, সাপোজ প্রাইস চেঞ্জ হলো 2% means 2 and quantity demand 5 and then we can calculate how much, then we can get some value. So this is the basic concept you identify. So these are the some factors I put which directly affect elasticity demand, like the availability of substitution, necessary and luxury good, টাইম হরাইজন, এই কিছু ফ্যাক্টর রয়েছে। তো ইলাস্টিসিটি যখন আলোচনা করা হবে দেন ইউ উইল নো, ইউ ক্যান आइडेंटिफाई दिस इन टू पार्ट। एक को कहते हैं इनइलास्टिक और एक को कहते हैं इलास्टिक। सो इलास्टिसिटी कैन बी डिवाइडेड टू, वन इज इनइलास्टिक एंड इलास्टिक। सो इनइलास्टिक क्या होता है? इनइलास्टिक मींस नॉट इलास्टिक, नो चेंज, एंड इलास्टिक जो होता है उससे कहते हैं चेंज। तो दो चीज आएगा। तो अगर मैं कहूँगा दैट प्राइस चेंज होने से डिमांड जो है इन इलास्टिक है, इसका मतलब प्राइस चेंज हो रहा है तो डिमांड चेंज नहीं हो रहा है, इन इलास्टिक। तो इलास्टिक का मतलब है चेंज। अगर मैं कहूँगा प्राइस चेंज हो रहा है, डिमांड इलास्टिक है, इसका मतलब है डिमांड भी चेंज हो रहा है। तो वही होता है। फर्स्ट वन यू सी द अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट। तो उसके कहते हैं, मतलब जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ टी एंड कॉफी अल्टरनेटिव होता है। अगर टी का दाम ज्यादा हो जाएगा तो लोग टी कम खरीदेगा, कॉफी ज्यादा खरीदेगा, क्योंकि कॉफी कंपैरेटिव सस्ता हो गया है, क्योंकि कॉफी का दाम सेम है, टी का दाम ज्यादा हो गया है। तो अब क्या हो जाएगा? जो लोग पहले कॉफी खरीदता था अब टी खरीदेगा, क्योंकि टी सस्ता हो गया है। तो कॉफी का डिमांड जो क्या होगा? कॉफी का डिमांड होगा यहाँ पर इलास्टिक, क्योंकि पहले लोग ज्यादा खरीदते थे कॉफी, अब कॉफी का दाम ज्यादा होने से लोग कम खरीदेगा, डिमांड चेंज हो गया, उसको कहते हैं इलास्टिक। नेसेसरी लग्जरी गुड, नेसेसरी गुड वो गुड होता है जो चीज हमेशा लोग खरीदता है, प्राइस को ज्यादा होने से भी वो लोग
वो सामान को खरीदेगा। तो डिमांड क्या होता है, इनइलास्टिक होता है, डिमांड सेम ही रहता है। प्राइस कुछ ज्यादा होने से भी लोग कम नहीं खरीदेंगे क्योंकि वो नेसेसरी गुड होता है। लग्जरी गुड ऐसे होते हैं जिसका प्राइस ज्यादा होने से लोग कम खरीदेगा, तो डिमांड इसको इलास्टिक हो जाता है। टाइम होराइजन जो होते हैं, देखिए अगर शॉर्ट पीरियड में आप देखेंगे, अगर मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई आदमी हमेशा राइस ऑलवेज कंज्यूम राइस, हमेशा राइस खाता है कोई आदमी, तो अगर मैं उसको 1 मंथ टाइम दूंगा उसका फूड हैबिट चेंज नहीं होगा। तो हमेशा राइस इज 1 वीक और 1 मंथ ही विल परचेज एंड कंज्यूम राइस। अब लॉन्ग टर्म देखिए, अगर मैं वो आदमी को कहूँगा 1 साल टाइम दूंगा, within 1 year that person can change the habit. ऐसे भी हो सकता है after 1 year that person not consuming rice, he is consuming wheat. But short period में food habit लोग change नहीं कर सकते, लॉन्ग पीरियड में लोग चेंज कर सकते हैं। तो क्या होते हैं, शॉर्ट पीरियड में आप हमेशा राइस खरीद रहे हैं तो डिमांड हो जाता है इनइलास्टिक, इनइलास्टिक मींस नो चेंज खरीद रहे हैं। बट लॉन्ग पीरियड में क्या होते हैं, आप राइस ऐसे हो सकते हैं, फूड हैबिट चेंज हो गया, अब आप राइस कम खरीदेंगे तो राइस की डिमांड हो जाएगा इलास्टिक हो जाएगा। तो बेसिकली दिस आर द वेरियस फैक्टर यू रिमेंबर व्हिच डायरेक्टली अफेक्ट द इलास्टिसिटी। मैं आप आ जाता हूँ, इलास्टिसिटी कितना टाइप है। तो बेसिकली देयर आर द 3 टाइप्स ऑफ द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। पहले जो होता है इसको कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, सेकंड जो होता है इनकम इलास्टिसिटी डिमांड, थर्ड जो होता है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो 3 जो होता है। तो प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड क्या है, मैं पहले जो कहा था वही है, मतलब प्राइस चेंज होने से उस चीज का सेम प्रोडक्ट का क्वांटिटी डिमांड कितना चेंज होगा, इसको कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो कैलकुलेशन क्या होता है, कैलकुलेशन इज द रेशियो ऑफ द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड टू द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। पहले जो फॉर्मूला था वही है। सो ये देखा रहा है सेम सामान का प्राइस चेंज होने से क्वांटिटी डिमांड कितना चेंज होगा। इनकम इलास्टिसिटी डिमांड, तो ये क्या है, ये देखा रहा है इनकम का साथ क्वांटिटी डिमांड का क्या रिलेशन है। यहाँ पर प्राइस कुछ नहीं है, मतलब when income of any person change, then how much quantity demand will be changed. So इनकम इलास्टिसिटी डिमांड में प्राइस नहीं है, वहाँ पर इनकम आ जाता है, मतलब इनकम चेंज होने से आपको क्वांटिटी डिमांड कितना चेंज होगा, ये शो कर रहा है इनकम इलास्टिसिटी डिमांड। क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड में क्या होता है, एक नहीं 2 प्रोडक्ट होता है, एक प्रोडक्ट का प्राइस चेंज होने से और एक प्रोडक्ट का क्वांटिटी डिमांड कितना चेंज होगा, इसको कहते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड। बट इन केस ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड इट इज द सेम प्रोडक्ट का प्राइस चेंज होने से क्वांटिटी डिमांड कितना होगा, वो होते हैं प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड। और इन केस ऑफ क्रॉस नॉट सेम प्रोडक्ट, डिफरेंट प्रोडक्ट, सपोज टी एंड कॉफी, टी का प्राइस चेंज होने से कॉफी का क्वांटिटी डिमांड कितना चेंज होगा, उसको कहते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। I think you understand this one. So in this way we can classify 3 ways. That you see the price elasticity demand and cross elasticity demand both show कर रहे हैं प्राइस चेंज होने से क्वांटिटी डिमांड कितना चेंज होगा। बट इन प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड सेम प्रोडक्ट का होता है, प्राइस चेंज होने से क्वांटिटी डिमांड कितना चेंज होगा। बट इन केस ऑफ क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड इट नॉट सेम प्रोडक्ट, वो सेम प्रोडक्ट नहीं होता है, डिफरेंट प्रोडक्ट का होता है। एंड इनकम इलास्टिसिटी डिमांड में क्या होता है, प्राइस नहीं होता है, इन प्लेस ऑफ प्राइस आपको इनकम लाना पड़ेगा, मतलब इनकम चेंज होने से लोगों को क्वांटिटी डिमांड कितना चेंज होगा। तो in this way it will be happen, you see. So I think I completed this unit 6 also. Unit 6 basically discuss what mean by elasticity of demand. So second one is what are various factors affecting elasticity of demand, you can study. What are various types of elasticity of demand, also you will study. And this is the last unit is basically a very common concept, I'll say in general concept. In your material, there is more details you will see. And if you have doubt, you can communicate to me also when you read the study material regarding this. So, but you can get the basic knowledge here, that demand forecast.
and revenue analysis. So demand forecasting means what? Forecasting का मतलब होता है फ्यूचर में कितना होगा. इसका मतलब ये होता है कि फ्यूचर में कितना होगा, डिमांड फ्यूचर में कितना होगा, इसको कहते हैं डिमांड फोरकास्टिंग. तो डिमांड फोरकास्टिंग, देखिए मैं एक चीज कहता हूँ, जो प्रोड्यूसर जो होते हैं, प्रोड्यूसर कभी भी देखते हैं, ठीक है, एक जो प्रोडक्ट हम प्रोड्यूस करेंगे वो फ्यूचर में कितना डिमांड उसका हो सकता है, क्योंकि डिमांड ज्यादा होने से प्रोड्यूसर को प्रॉफिट भी ज्यादा होगा, इनकम भी ज्यादा होगा. तो वो क्या करता है, ऑन द बेसिस ऑफ द प्रीवियस मार्केट कंडीशन, प्रीवियस डिमांड ट्रेंड, तो वो क्या करेगा, आज 2026 है, तो इस प्रोडक्ट का 2027, 28, 29 आने वाला 3 साल में उसका डिमांड ज्यादा होगा ना कम होगा. वो क्या करता है, इसमें एनालाइज करने के लिए he will collect the data of previous years. लास्ट 5 साल में क्या ट्रेंड है, लास्ट 5 साल में इस सामान का डिमांड ज्यादा हुआ है क्या कम हुआ है, तो वो देख के that person also can predict about the future. At the same time जो प्रोड्यूसर जो होते हैं वो मार्केट कंडीशन देखते हैं, ऑब्जर्व द मार्केट कंडीशन, कंज्यूमर बिहेवियर, वो सब देखने के बाद उसको अगर उसको लगता है हाँ फ्यूचर में डिमांड ज्यादा हो सकते हैं, देन प्रोड्यूसर वांट टू प्रोड्यूस मोर प्रोडक्ट, वो ज्यादा प्रोड्यूस करेगा. क्योंकि अगर प्रोडक्शन करने के बाद इफ प्रोड्यूसर अनेबल टू सेल द प्रोडक्ट, then producer will face loss. So in this case, the main motive of producer is earning profit. So producer हमेशा demand forecasting करने के बाद ही वो production करते हैं, whether that person able to sell this product in future or not. So demand forecasting करने के लिए क्या चाहिए, past data चाहिए, selling volume data, लास्ट 5 साल में, लास्ट 10 साल में इस प्रोडक्ट का सेल ज्यादा हुआ क्या कम हुआ क्या ट्रेंड है, वो देखेगा. सेकेंड चीज देखेगा व्हाट इज द करंट मार्केट कंडीशन क्या है, मतलब इकोनॉमिक कंडीशन क्या है मार्केट का और देश का. एंड थर्ड को देखेगा कंज्यूमर बिहेवियर, कंज्यूमर whether they will purchase this product or not, whether this product fulfill the choice of consumer or not. What is the consumer choice, consumer psychology? After observing this, producer will forecast about the demand of that product in future. ये जो डिमांड पार्ट चला गया है, रेवेन्यू पार्ट में बेसिकली होता है प्रोड्यूसर एनालाइज द रेवेन्यू मींस इनकम. रेवेन्यू का मतलब होता है इनकम, होता है इनकम मतलब मनी. सो प्रोड्यूसर इस प्रोडक्ट प्रोडक्शन करने के बाद प्रॉफिट होगा क्या नहीं, वो चीज देखेगा. तो रेवेन्यू एनालिसिस के लिए कुछ चीज चाहिए, जैसे सेल्स वॉल्यूम, कितना प्रोडक्ट सेल हुआ है, अगर प्रोडक्ट ज्यादा सेल हुआ है तो रेवेन्यू ज्यादा होगा. तो नेक्स्ट आएगा उसको प्राइस, उस चीज का प्राइस कितना है, अगर ज्यादा प्राइस होगा, अगर प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा होगा तो इट इज अ पॉजिटिव साइड. अगर प्राइस ज्यादा होगा बेसिकली वी एज्यूम दैट रेवेन्यू भी ज्यादा होगा, अगर रेवेन्यू भी ज्यादा होगा वी एज्यूम दैट प्रॉफिट मार्जिन भी ज्यादा होगा. एंड प्रोड्यूसर जो होता है always they observe the trend of revenue and revenue curve always should be upward. तो इसका मतलब है रेवेन्यू ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब प्रॉफिट भी ज्यादा हो रहा है. बेसिकली एज्यूम, बट देयर इज नो गारंटी दैट रेवेन्यू ज्यादा होगा तो प्रॉफिट भी ज्यादा होगा, बट इट इज अ कॉमन फैक्ट दैट रेवेन्यू ज्यादा होने से प्रॉफिट भी ज्यादा. So in this way you just study and this demand forecasting, revenue analysis, there is also time constant. So you can prepare questions, short term question you can prepare like what is law of demand, law of supply, what is elastic demand, what is type of elastic demand in this way, what is demand function, what is supply functions. So you will prepare, and if you have any doubt, any topic, you can also communicate to me. My email in first line, my email is given. My phone number also is there, so you can also communicate. And in next class, I will discuss the block 3. Block 3 is basic concept about the production and cost analysis. So in next class, I will discuss. Okay. So if you have any doubt, you can communicate to me in phone and email also.
So thank you, and hope in next class we will again meet together. Okay. Bye.